मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो आपको पता होना चाहिए इस चैनल पे एनसीईआरटी सीरीज की वन शॉट वीडियो, मतलब कम समय में आपको पूरी एनसीईआरटी साइंस की पढ़नी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो देखिए, मैं कह रहा हूं इसलिए विश्वास नहीं करनी है, ये वीडियो बस आपको जाकर के देख लेनी है, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले बायोलॉजी का पहला चैप्टर, ऐसा नहीं है केवल बायोलॉजी चलेगा फिर फिजिक्स, नहीं, हर चीज को एक साथ लेके चलेंगे। तो बायोलॉजी का सबसे पहला और टिपिकल चैप्टर एनिमल टिश्यू हमने कवर करवा दिया है। एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर होगी, 100% कवर ही नहीं होगी भाई, लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है, कंसेप्चुअली चीजों को समझे हैं हम लोग। जो डायग्राम यूज करना था वो डायग्राम यूज किए हैं, मतलब हर एक लाइन। और इसकी एक झलक मैं आपको दिखा दूं, जो पुराने स्टूडेंट है या जो देख चुके हैं वीडियो को, देखिए हर एक चीज को समझाते हुए जहां डायग्राम का यूज हुआ वो हर एक चीज को कवर करा दिया गया। तो आप में से जितने स्टूडेंट नहीं देखे हैं, जिनका पेपर है ग्रुप डी, एलपी, टेक्नीशियन, मतलब भाई ये सीरीज के बाद आप जिस भी एग्जामिनेशन में बैठेंगे आपका साइंस में कोई दिक्कतें नहीं आएगी, ठीक है। और देखिए कैसे चीजें चलेगी, तो हमने इसका पूरा थ्योरी एनसीईआरटी का पूरा लाइन बाय लाइन चीजों को समझ लिया है, समझा है, मैंने यूज किया, पढ़ नहीं लिया, समझा है। और अब देखेंगे कि 2018 से लेके 2025 में जो अभी एग्जाम हुआ, 2024 का एलपी का, टेक्नीशियन का, जेई का, वहां जो जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी डिस्कशन करेंगे। तो बिना देर के हुए बस 3 महीने का समय साथ में बिताइए। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये जो नारा आप देखें, तो आप हमें 3 महीने का समय दीजिए भाई, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे बस। और आप यहाँ पे आप सिलेक्शन विथ टेक्नीशियन भी मैं लिख दूं, क्योंकि 40 क्वेश्चन आपको पूछे जाने हैं साइंस में। और चलिए, तो भाई देखिए यहाँ आप देख सकते हैं इस प्रकार से 2018 का क्वेश्चन, और मैं अभी आपका दिखा दूंगा। देखिए 14 या 13 क्वेश्चन आपको केवल एनिमल टिश्यू से इस बार पूछे गए। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है समझिए, देख सकते हैं। और भाई यकीन मानिए इसके बाद आपको कुछ भी चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, अगर जो नए स्टूडेंट है आपसे रिक्वेस्ट है, इतना अच्छा कंटेंट, चैनल छोटा सोच करके चीजें मत देखिएगा, कंसेप्ट कंटेंट को देख करके एक बार अगर आप थोड़ा सा समय दीजिएगा तो आप बिल्कुल बिंदास होकर के फिर हर एक वीडियो को देखना पसंद करेंगे। तो चलिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा इस पीडीएफ के लिए। पहला सवाल आपको 2018 में ग्रुप डी का सवाल है, ये पूछा गया है। क्वेश्चन देखिए, मैंने कंटेंट जो है पूरा बाइलिंगुअल कराया है, आपको वो भी मैं दिखा दूं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट की जो डिमांड, एक मिनट, बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड रहती है कि भाई बाइलिंगुअल कंटेंट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो हमने कराया है एनसीईआरटी पूरा बाइलिंगुअल है, ठीक है। लेकिन यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, तो आपके पास ऑलमोस्ट किताबें तो होंगी भाई प्रीवियस ईयर के, यूथ पब्लिकेशन या पिनैकल वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी इंग्लिश हिंदी। तो इसलिए मैंने हिंदी में, क्योंकि समय लगता है टाइप करने में, लेकिन लेटेस्ट जो क्वेश्चन है वो मैंने हिंदी इंग्लिश में ही टाइप कर दिया, ठीक है। तो चलिए, पहला सवाल क्या आपसे पूछा गया है, तो देखिए वीडियो देख लीजिएगा, वो वाली आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगी। क्वेश्चन बोला गया आपसे कि उत्तक ग्रंथियों का निर्माण, समझिए, ठीक है, समझना है हमें, क्वेश्चन नहीं बनाना, समझना है। उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं, मतलब कि कौन सा डैश डैश उत्तक जो है वो क्या करता है, ग्रंथियों का निर्माण करता है। यानी कि पूछा गया है कि विच टिश्यू प्रोड्यूस या फॉर्मेशन करती है ग्लैंड की, किसकी भाई, ग्लैंड की। अब एक बात बताइए, बायोलॉजी में मैंने ग्लैंड चैप्टर पढ़ाया है, ग्लैंड का काम क्या है, सिक्रेशन करना, यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे सर, स्राव करना। क्या स्राव करती है सर, हार्मोन या फिर एंजाइम, ठीक है। अब याद करिए, मैं आपको याद भी नहीं कराऊंगा भाई, आपको चीजें मैं दिखा देता हूं, एक मिनट मेरे दोस्त, मैं आपको चीजें दिखा देता हूं। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर आपको याद होगा सेशन मेरा, देखिएगा, सिंपल इपिथेलियल टिश्यू की बात है, अगर आपको याद होगी तो देखिए, सिंपल ये आपको है, जिसका आपको मैंने काम क्या बताया था भाई, फिल्टरेशन करना, डिफ्यूजन करना, ठीक है। ये सिंपल इपिथेलियल टिश्यू का काम था। इससे पहले आ जाइए भाई कि मैंने जो इपिथेलियल टिश्यू पढ़ाया था उसमें ही मैंने आपको यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो देखिएगा, साफ साफ शब्दों में मैंने लिखा था इसका काम क्या था, सिक्रेशन कराना और एक्सक्रीशन। अब इसके बीच का अंतर भी मैंने आपको बता रखा है, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, और मैं दिखा इसीलिए रहा हूं ना कि क्यों एक एक लाइन से एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनता है, वो आप समझिए, ठीक है, खुद भी आप समझ पाए। तो भाई अब आपको समझ में आ गया, वो उत्तक का नाम बताइए।
वो उस टिश्यू का नाम बताइए है जो ग्लैंड का फॉर्मेशन करने में मदद करती है। तो भैया ग्लैंड का काम क्या है? सिक्रेशन करना एंजाइम और हार्मोन। और एंजाइम और हार्मोन जो सिक्रेशन करती है उसमें जो उपस्थित जो टिश्यू होती है उसमें क्या होती है? उपकला, या फिर उसको इंग्लिश में कहेंगे एपिथेलियल टिश्यू। समझ में आया? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए भाई, अब देखिए मतलब अब क्या ही इससे ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको, बताइए। अब बात कर लेते हैं मांसपेशिया टिश्यू की, यानी मस्कुलर टिश्यू की। तो भाई इसका काम क्या है बताइएगा? ये गति प्रदान करती है, यानी हेल्प इन लोकोमोशन में। संयोजी उत्तक ये क्या करते हैं? हमारे बॉडी को, हमारे बॉडी के हर एक पार्ट को कनेक्ट करने का यानी कि जोड़ने का काम करती है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू हो गया। जिसका एग्जाम्पल क्या था? याद करिए, बोन एंड ब्लड। तंत्रिका ऊतक, इसका काम क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करना, यानी कि नर्व टिश्यू जिसको कहते हैं। और ये हमारे कहाँ पे उपस्थित होंगे ये टिश्यू? तो हमारे नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन हो गया, स्पाइनल कोड हो गया। क्लियर है मेरे दोस्त? चारों ऑप्शन क्लियर हो गया और इसका उत्तर भी आपको समझ में आ गया। उपकला ऊतक क्यों हुआ? क्वेश्चन ये है कि देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, लोग कंफ्यूज है भाई, क्योंकि ये आपको एनसीईआरटी में लिखा नहीं मिलेगा कि उपकला ऊतक से ग्रंथियों का निर्माण होता। आपको समझना होगा कि ग्रंथियों का निर्माण मतलब कि ग्रंथि का कार्य क्या है भाई? सिक्रेशन करना। और सिक्रेशन में एंजाइम और हार्मोन सिक्रेशन होगा, या फिर कोई भी केमिकल सब्सटेंस होगा। तो भाई सिक्रेशन करने में मदद कौन करता है सर? उपकला ऊतक, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू। तो किससे बना होगा? उपकला ऊतक से बना होगा। ठीक है, समय ज्यादा मैंने लिया है, कोई बात नहीं। देखिए समय तो देना होगा ना भाई, एक बार एक जगह समय तो दीजिए। मैं तो बार बार कर रहा हूँ, आपने बड़े बड़े टीचर से पढ़ा, मुझे पता है मेरे दोस्त, लेकिन एक बार यहाँ समय दे के देखिए क्या चीज़ें आपको वहाँ नहीं मिली है और क्या चीज़ें यहाँ मिल जाएगी, आपको अंदाजा लग जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में लाल संवहनीय संयोजी उत्तक। सबसे पहले भाई देखिए क्या है, यहाँ पे बोला गया है संयोजी उत्तक की बात की है। तो संयोजी उत्तक का काम क्या है? कनेक्शन करने का, जोड़ने का कार्य है, यही है ना मेरे दोस्त? क्या है इसका काम? तो ये हमें जोड़ने का काम करती है। इसका एग्जाम्पल मैंने क्या बताया था? बोन एंड ब्लड। ठीक है, बोन एंड ब्लड होगा इसका एग्जाम्पल। अब दूसरा ये क्वेश्चन में है कि निम्न में लाल संवहनीय यानी कि रेड वेस्कुलर, संवहनीय मतलब वेस्कुलर ही होता, कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल आपको बताना है, या कौन है इसमें से? प्लाज्मा है, श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी कि व्हाइट ब्लड सेल हो गया, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, या फिर रुधिर। तो एकदम गलती से भी लाल संवहनीय देखकर इसको टिक मत कर दीजिएगा। इसका एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया, ब्लड, यानी कि निम्न में लाल संवहनीय संयोजी उत्तक क्या होगा? तो सही उत्तर होगा ब्लड। ठीक है, चारों ऑप्शन भी क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, बहुत शानदार सवाल, लाजवाब सवाल। चलिए पूरा इसका हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे। अवकाशोत्तक यानी कि एरियोलर टिश्यू डैश के बीच एक पूरक उत्तक यानी कि फीलर टिश्यू का काम करती है। बताइए भाई, इन ये जो एरियोलर टिश्यू जो आप कह रहे हैं, या हिंदी में इसे आप कह रहे हैं अवकाशोत्तक उत्तक, है ना, इसका काम ही क्या है? याद करिए, सबसे पहले याद करिए भाई, ये कौन सा टिश्यू का एग्जाम्पल है हमें ये बताइए। तो सर ये आपका कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल, यानी ये किसका एग्जाम्पल है सर? संयोजी उत्तक का सर ये एग्जाम्पल है। ठीक है भाई, यहां तक तो आप सही पहुंच गए। दूसरा बताइए, कनेक्टिव टिश्यू को भी हमने आपको 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक था आपका लूजली कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड। तो इसका एग्जाम्पल क्या था भाई? एक तो आपका स्केलेटन पार्ट था और एक फ्लूइड, जिसमें आपका क्या था? आपका इसमें आपका क्या था बताइएगा? कार्टिलेज था, बोन था, इसमें ब्लड था। डेंस को फिर हमने 2 भाग में बांटा था, क्या क्या? एक था आपका टेंडन और एक था आपका लिगामेंट। और लूज कनेक्टिव टिश्यू अगर याद होता, एक आपको याद होना चाहिए एडिपोज टिश्यू, और इसी में ये था आपका क्या? एरियोलर टिश्यू। ठीक है, ये रहा एरियोलर टिश्यू। और यहीं पे मैंने आपको एरियोलर टिश्यू के बारे में सबसे पहला पॉइंट बताया कि ये उपस्थित कहाँ होगा। तो ये आपका कनेक्टिव टिश्यू है, तो सबसे ऊपर क्या होगा? उपकला ऊतक। उसके नीचे क्या होगा मेरे भाई? उसके नीचे क्या होगा? आपका एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है जो जोड़ के रखता है किसको किसको? कनेक्टिव टिश्यू का, और उसके नीचे होता है मस्कुलर टिश्यू। याद है? तो ये एरियोलर टिश्यू किसके किसके बीच में, देखिए पूछा गया है वही तो, कि एरियोलर टिश्यू डैश के बीच एक पूरक उत्तक यानी कि फीलर टिश्यू का काम करता है। किसके बीच में? तो ये भाई ऊपर कौन है? उपकला, यानी कि उपकला के एग्जाम्पल क्या है? याद करिए, याद करिए, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू या फिर कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू का एग्जांपल मैंने दिया था। स्किन और स्किन
और याद करिए स्किन और ये क्या है मसल, और यहीं पे क्या है उपस्थित आपका कनेक्टिव टिश्यू। तो यहीं पे क्या आपका एरियोलर टिश्यू। तो ये एरियोलर टिश्यू किसके किसके बीच है, स्किन और मांसपेशियों के बीच में, ठीक है। तो स्किन यानी कि त्वचा और मांसपेशियों के बीच में उपस्थित है एरियोलर टिश्यू। तो इसका लोकेशन ही ना आपसे पूछा जी कि एरियोलर टिश्यू जो है डैश के बीच एक पूरक यानी कि फिलर टिश्यू का काम करता है। तो किसके बीच में भाई, जो फिलर या फिर रिपेयरिंग का काम करता है, घाव वगैरह हो गया तो उसको उस जगह को फिलअप करने में यही एरियोलर टिश्यू मदद करती है। और ये तक कहाँ उपस्थित होती है, तो त्वचा और पेशी के यानी कि मांसपेशियों के बीच में उपस्थित होती है। चलिए आगे बढ़िए भाई। हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं, हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं देखिए ये एक्चुअली अगर देखा जाए तो भाई आपका ब्लड चैप्टर में हम लोग इसको पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ आपको ले लिया गया है क्वेश्चन को, इसीलिए लिया गया क्योंकि आपको पता है कि हिस्टामिन जो है सिक्रेशन होता है। आपने ब्लड चैप्टर में पढ़ा भाई, ब्लड कौन सा उत्तक होता है, संयोजिक उत्तक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू। बस इतना अभी समझिए इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका इसका है नहीं, ये मेन ब्लड यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम का है, लेकिन फिर भी आपको पता है कि ब्लड का चैप्टर, तो ब्लड कौन सा टिश्यू है, तो कनेक्टिव टिश्यू है। तो यहाँ से भी आंसर आप दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन, डैश के उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। समझिए क्या बोला गया, डैश जो उत्तक है के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं, बताइए। फिर आ गया ग्रंथियां बनाते, तो ग्रंथियां यानी कि ग्लैंड बनाती, कौन बनाती है, एपिथेलियम, यानी कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, उपकला उत्तक। कोई दिक्कत बताइएगा, कोई भी दिक्कत है तो बताते चलिएगा। ये मैंने समझा दिया। देखिए 28/9/2018 का शिफ्ट 3 में पूछ लिया गया है। और ऐसा नहीं कि मैंने भाई टाइपिंग एक ही क्वेश्चन को 2 बार किया, नहीं, ये 5/10/2018 के शिफ्ट 3 में पूछ लिया गया। समझ में आ रहा ना, और ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। चलिए, और आप जब थ्योरी क्लास किए तो आपको पता ही होगा। चलिए आगे बढ़िए अगले सवाल पे। जंतु कोशिकाओं में जो वृक्क है यानी कि जो किडनी है, ठीक है, उसको यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए, बहुत बहुत अच्छा सवाल आपका, ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसका जवाब दीजिएगा। बोला गया है जो जंतु कोशिकाएं हैं उसमें जो वृक्क हैं उसको यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट, यानी कि जो एनिमल सेल्स हैं जिसमें किडनी को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करने के लिए डैश एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्माण करती है। बताइएगा कौन सी, यहाँ पे बोल दिया गया कौन सी उपकला उत्तक होगी। तो मैंने आपको भाई 4 कैटेगरी में बांटा था एपिथेलियम को, ठीक है। 4 कैटेगरी में कौन कौन, सबसे पहले देख लेते हैं। एक था सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू जिसमें क्या था, सेल आपका चपटी थी। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू जिसमें आपका क्या था, सेल क्यूबॉइडल शेप में था। ये था कॉलमनल यानी कि कॉलम लाइक स्ट्रक्चर में आपकी सेल थी। और अंतिम क्या था, सिंपल सिलिएटेड यानी कि सेल के ऊपर क्या था, रेशेनुमा स्ट्रक्चर निकली हुई थी। ठीक है, याद आ रहा कि नहीं ये बताइएगा भाई। तो याद करिए, इसी में आपको मैंने बताया था सिंपल क्यूबॉइडल, क्लास याद करिए, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू में मैंने आपको बताया था इसमें क्या है, इसका काम एब्जॉर्प्शन करने का और सिक्रेशन करने का, ठीक है, एब्जॉर्प्शन करने का। और एब्जॉर्प्शन हमारे किडनी में होता है और साथ के साथ ये इसको मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रदान करता है। यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग, याद करिए ये सब लाइन मैंने बता रखा है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, फल की हिंदी में कहेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है, यही इसका सही होगा। स्तंभाकार होगा नहीं, सल्की होगा नहीं भाई। स्तंभाकार का याद करिए मैंने क्या बताया था, इसका काम क्या था भाई, लार्ज अमाउंट में एब्जॉर्प्शन होगा, लार्ज अमाउंट में। तो भाई वृक्क में क्या होता, खाना वगैरह, लार्ज अमाउंट में क्या था, फूड मटेरियल जो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में हो रहा था, यहाँ पे स्टोरेज। क्वेश्चन है आपका, पूछा गया, ऐसा नहीं कि हम कहीं से ले आए, आपका क्वेश्चन है ये। सल्की तो ये होगा नहीं भाई, सल्की का मैंने आपको क्या बताया था, फिल्टरेशन करना और डिफ्यूजन करना। तो भाई किडनी में क्या होगा भाई, किडनी में भी फिल्टरेशन होता है, लेकिन कहाँ पे, बोमेंस कैप्सूल, याद करिए बोमेंस कैप्सूल। लेकिन यहाँ पे याद करिए क्वेश्चन बोला गया यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए वृक्क को, किडनी को जो यांत्रिक समर्थन जो क्या बोलते हैं, यांत्रिक समर्थन यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करने में कौन सा, तो ये क्यूबॉइडल, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है ना बिल्कुल स्टेबल होता है। जब अच्छा देखिए, एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिए हैं और एक ऐसा है और एक ऐसा, कौन ज़्यादा स्टेबल लगेगा, यही लगेगा ना क्यूबॉइडल। तो मैकेनिकली ये ज़्यादा स्ट्रांग है या फिर कहा जाए स्टेबल है, तो आयत फल की क्यूबॉइडल का इस्तेमाल किया जाता है इसके निर्माण में। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है, इपिथेलियम टिश्यू। इपिथेलियम में भी भाई स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियल टिश्यू, याद आ रहा है कि नहीं, कुछ याद आ रहा है बताइएगा। तो भाई देखिए, अच्छा त्वचा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बोला गया किस प्रकार की कोशिका से। तो देखिए अगर त्वचा का लेयर जब आप बनाएंगे ना इस प्रकार से,
मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये हो गया आपका त्वचा। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस, उसका जो नीचे वाला पार्ट होगा उसको डर्मिस कहेंगे। देन यहाँ पर फिर आपका कनेक्टिव टिश्यू होगा, ठीक है। तो ये आपका जो स्किन होता है, स्किन के 2 लेयर को याद रखिएगा। जो सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है उसको एपिडर्मिस यानी कि अधिचर्म कोशिका कहते हैं, ठीक है। अधिचर्म कोशिका कहते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके 2 मैंने बताए रहा हम, एक तो हो गया आपका एपिडर्मिस, और उसके बाद उसके जो नीचे की जो लेयर होती है, ठीक है, उसके जो नीचे का जो लेयर होगा, उसके जो नीचे का जो लेयर होगा ना, उस नीचे के लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, डर्मिस। और ये हो गया आपका एपिडर्मिस, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। तो किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है भाई, एपिडर्मिस यानी कि अधिचर्म कोशिका से। स्क्वैमस एपिथेलियम जो है आपका उत्तक फेफड़ों के एल्वेलाई, ठीक है, एल्वेलाई में और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है, जहां डैश संकुचन और विश्राम होता है। तो आपको पता होना चाहिए जो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है, जो फेफड़े में एल्वेलाई में, फेफड़े में भी कहाँ, तो एल्वेलाई में प्रेजेंट होते हैं। क्या होता था यहाँ पे भाई, एक्सचेंज ऑफ गैस, ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन को भेजना और ब्लड वेसल्स से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े यानी कि फेफड़े के कहाँ पे, एल्वेलाई में भेजना, ठीक है ना। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैस करने का काम कौन करता था, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। सही बात है, बिल्कुल सर। तो यहाँ पे क्या भाई, मोशन जो संकुचन यानी कि जो क्या हो रहा, सिकुड़ रहा, फैल रहा है आपका जो फेफड़ा, एक्सपेंशन हो रहा, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा, क्या ये अस्थाई है, बताइएगा, नहीं है। तो ये क्या था, एक अस्थाई प्रकरण है ना। ये क्या है आपका, एक अस्थाई प्रकरण यानी कि इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, ये अनैच्छिक क्रियाएं होती है, अस्थाई होती है। निम्नलिखित में से संयोजी उत्तक नहीं है, कनेक्टिव टिश्यू कौन सा नहीं है, तंत्रिका कोशी, उपास्थि ये बिल्कुल है भाई, अस्थि ये भी है, कार्टिलेज हो गया, ये आपका बोन्स हो गया, और ये आपका रक्त, ये सभी हैं आपके, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल एनटीपीसी में देखिए पूछा गया है क्वेश्चन, और इस बार भी एनटीपीसी में उत्तक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा, तो अभी मैंने बताया सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है उसको आप एपिडर्मिस कहते हो, उसके नीचे जो लेयर होता है उसको डर्मिस कहते हो। तो सबसे बाहरी जो क्या बोलते हैं त्वचा, उसको क्या है हिस्सा, क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। मानव शरीर की जो त्वचा का सबसे बाह्य परत, ये वही क्वेश्चन हो गया, मानव शरीर की त्वचा सबसे एपिडर्मिस, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये सब देखिए रिपीटेशन ही है ना भाई, एनटीपीसी 18/1, फिर एनटीपीसी आपका 29/4/2016 में, यानी कि ये आपका 17 में पूछ लिया गया था, यानी कि ये सीबीटी 2 में पूछा गया था एनटीपीसी का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पेशी उत्तक यानी कि मस्कुलर टिश्यू के बारे में बताइएगा, कितने उत्तक होते हैं। तो मैंने आपको 3 प्रकार के उत्तक बताए थे, याद है, 3 प्रकार के। एक कौन था आपका, सबसे पहले कार्डियक मस्कुलर टिश्यू, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, और एक था आपका स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू। हार्ट इसका एग्जाम्पल था। स्मूथ में जितने भी इंटरनल है ना ऑर्गन थे, और ये था आपका स्केलेटन, इसमें इनवॉलेंट्री एक्शन, इसमें वॉलेंट्री एक्शन। बहुत डिटेल मैंने कराया, इसमें बहुत क्वेश्चन आए, और यहाँ से आपका क्वेश्चन भी आपका इस साल पूछा गया है, और डिटेल करके पूछा आपसे क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन ये बोला गया आपसे कि बहुत अच्छा सवाल है ये आपका, देखिए टिश्यू का सवाल है लेकिन डायरेक्टली नहीं है। डैश उत्तक में मैट्रिक्स होते, कौन से उत्तक में मैट्रिक्स होते हैं, और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती है, बताइए। तो देखिए सबसे पहले मैट्रिक्स का मतलब समझ में आ रहा है। अगर आपने मेरा क्लास देखा है सर्कुलेटरी सिस्टम मास्टर वीडियो 4.5 घंटे का, ब्लड केवल मैंने पढ़ाया है, तो मैट्रिक्स क्या होता है ना, इस ऐसे समझिए कि जो आपका मैट्रिक्स है कोशिका के अंदर उपस्थित एक सामग्री होती है ये, ठीक है, मतलब कि सेल्स के अंदर उपस्थित ये होती है। तो आपने बोन्स चैप्टर पढ़ा था, तो मैंने उसमें भी पढ़ाया, ब्लड में ही मैंने बताया था, ठीक है, उसके अंदर मैट्रिक्स होते हैं। तो भाई कहाँ, बोन्स के अंदर। तो बोन्स कौन सा उत्तक है भाई, बोन्स कौन सा उत्तक है, तो संयोजी उत्तक है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू है। तो किस उत्तक में मैट्रिक्स होंगे, समझ में आया। मैट्रिक्स का मतलब क्या है, कोशिका के अंदर उपस्थित कोई सामग्री होती है, ठीक, और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होते हैं ना, यही बात यहाँ भी लिखा गया है कि उत्तक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में ये क्या बोलते हैं, सन्निहित होती है। तो ये जो आपका मैट्रिक्स है ये एक प्रकार के कोशिका के अंदर की सामग्री है, जिसमें बहुत सारे सेल्स के ऑर्गन भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बस इतना ही समझिए। बाकी आप यहाँ से समझ पा रहे होंगे बोन्स के अंदर मैट्रिक्स उपस्थित है, तो बोन्स कनेक्टिव टिश्यू, ऐसे ही इसको रिलेट करना पड़ेगा। मैट्रिक्स का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, जो मैंने दिया है आपको क्लास में। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, एकदम एनसीईआरटी का ये लाइन का क्वेश्चन है। ये इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, स्किन यानी कि त्वचा, यानी कि कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू इसी को बोलते हैं।
चलिए आगे बढ़िए। निम्न में से क्या एक पशु उत्तक नहीं है? पशु उत्तक कौन सा नहीं है? मस्कुलर टिश्यू बिल्कुल है दोस्त, संयोजी उत्तक बिल्कुल है, कनेक्टिव उपकला उत्तक आपका एपिथेलियल उत्तक बिल्कुल है। निम्न में से क्या एक पशु का उत्तक नहीं है? बताइए भाई। तंत्रिका उत्तक, पेशीय उत्तक, संयोजी उत्तक, उपकला उत्तक। तो भाई ये तो चारों ही है उपस्थित। तो इसका जवाब यहाँ पे भाई इसमें आप क्या कर सकते थे? चैलेंज कर सकते थे इसको, है ना। इसको क्या कर सकते थे आप? चैलेंज कर सकते थे एग्जामिनेशन में। तो है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं रेलवे में, कोई दिक्कत नहीं, चारों सही है इसमें, आपको पता है क्योंकि चारों टिश्यू के बारे में आपने पढ़ा ही है एनिमल टिश्यू में ही। चलिए अगला सवाल, डैश उत्तक हमारे मुंह के आंतरिक, यार बड़े शानदार सवाल है ये सब सवाल। अब तो देखिए मतलब इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने का मन नहीं, क्योंकि इतना अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। मुंह के अंदर यानी माउथ कैविटी हो गया, गैस्ट्रिक कैविटी हो गया, एब्डोमिनल कैविटी हो गया, थोरेसिक कैविटी, गुहा, गुहा यानी कि जो कैविटी बनेगा उसके अंदर का जो लेयर बनता है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। याद आ रहा है कि नहीं भाई? बताइएगा, मजा भी आ रहा होगा आपको। चलिए आगे बढ़िए। अब यार वो वीडियो देख लीजिए ना, इतना शानदार ही है, और फिर इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। निम्न में से क्या एक पशु उत्तक नहीं है? फिर से आया ये, देखिए 6/12 का क्वेश्चन है ये। क्या मैंने रिपीटेशन कर लिया ये क्वेश्चन को? चलिए कोई बात नहीं, मेरे सही टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो भाई इसमें तो चारों ऑप्शन ही सही है। चलिए आगे बढ़िए। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश उत्तक बनता है। देखिए समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, बहुत शानदार सवाल आपका। त्वचा के नीचे है ये भाई, ये आपका एक त्वचा है यानी ये स्किन है, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन, ये आपका इंटरनल ऑर्गन है। इसके बीच में क्या होगा यार? माने थे इंटरनल ऑर्गन, ये आपका कोई पेट हो गया भाई, पेट का ये आपका स्किन है। इसके बीच में क्या है भाई? यहीं पे आपका स्थित होता है क्या? कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि एडिपोज टिश्यू, जहां पे फैट स्टोर होता है। फैट स्टोर यानी कि उसको हिंदी में बोलते हैं वसा। तो त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच कौन सा उत्तक बनता है भाई? एडिपोज टिश्यू, जहां पे फैट स्टोर होता है यानी वसा। समझ में आया? बहुत अच्छा सवाल आपका पूछा गया इस चैप्टर से। जो मुंह की परत है किससे बनी होती है? तो यह अभी मैंने आपको बताया था। यहाँ पे अगर देखा जाए भाई, ऑप्शन देखिए, ये रहा स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है, स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। ये तो क्यूबॉइडल होगा नहीं भाई, स्ट्रेट, ये आपका क्या था? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड हो गया। तो भाई इस तो कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल स्किन का एग्जांपल हो गया यहाँ पे आपका क्या हो गया? घनाकार उपकला उत्तक। याद करिए, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू ये आपका आ गया। तो इसका एग्जांपल क्या आपको याद है? याद करिए, एब्जॉर्प्शन करना। और भाई यहाँ पे बताया था मैंने, सिक्रेशन करना, स्वेट ग्लैंड हो गया, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, किडनी में यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग, गोनेड ग्लैंड, ये सब जो आपका इसी उत्तक से बना था। और स्तंभाकार उत्तक का याद करिए एग्जाम्पल, हाई अमाउंट में एब्जॉर्प्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। हमारे शरीर के हड्डियों में कौन से उत्तक पाए जाते हैं? हमारे शरीर के हड्डियों में कौन से उत्तक पाए जाते हैं भाई? सिंपल सी बात, हड्डी है तो भाई कौन सा उत्तक होगा? संयोजी यानी कनेक्टिव टिश्यू। रक्त क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। पूछा गया सवाल है 2019 में जेई में भाई, एक सवाल नहीं छूटेगा आपका एग्जाम में, याद रखिएगा इस बार। रक्त डैश प्रकार के उत्तक का एक उदाहरण है, कनेक्टिव टिश्यू का उदाहरण है। देख रहे हैं रिपीटेशन क्वेश्चन का। डैश एक संयोजी उत्तक है, ब्लड और बोन। चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में कौन सा एक संयोजी उत्तक है भाई? संयोजी उत्तक है, बताइए। हड्डी, बोन्स हो गया। मनुष्य में एक संयोजी उत्तक के उदाहरण को पहचाने, तो भाई बोन्स या ब्लड आ जाएगा। चलिए हड्डी आ ही गया ऑप्शन में। मनुष्य के एक संयोजी उत्तक के उदाहरण को पहचाने, तो भाई यहाँ भी हड्डी आ गया एग्जाम्पल में। एलपी टेक्नीशियन 20/8। अच्छा भाई ये क्वेश्चन रिपीटेशन हो गया, कोई नहीं। रक्त और हड्डियों को, अच्छा याद बताइए भाई, रक्त और हड्डियों को कौन जोड़ता है? सॉरी, रक्त और हड्डियां किसके उदाहरण है ये? ठीक है, तो भाई ये आपका संयोजी उत्तक के उदाहरण है। अच्छा सवाल अब मिल गया आपको। उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है, ठीक है, जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होती है। ये एक एकदम एनसीईआरटी का लाइन डाल दिया। देखिए उदाहरण के लिए शरीर मांसपेशी, तो भाई उसको क्या बोलते हैं? उसको भाई उत्तक कहते हैं ना। देखिए अरे मैं यहाँ रटा नहीं रहा हूँ, ये सब मैंने समझाया है। उन कोशिकाओं के समूह, तो कोशिकाओं का एक ग्रुप बन गया, उसी को तो आप उत्तक कहते हैं। और ये सारे कोशिकाओं का क्या मैंने बताया था? फंक्शन, स्ट्रक्चर एक समान होता, वही लिखा गया। जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है, वही बात तो मैंने लिखा है भाई। चलिए दिखाई दूँ मैं आपको, आपकी भाई थोड़ी सी विश्वासता जो आपकी बनी रही मेरे ऊपर भी भाई, ठीक है ना। जो पुराने स्टूडेंट है वो तो समझ ही पा रहे होंगे, देख लीजिएगा साफ साफ शब्दों में मैंने यहाँ लिखा था। A group of cells that are similar in structure or work together to achieve, ये किसका लाइन है? मेरा नहीं है भाई, एनसीईआरटी का। मेरा कोई क्रेडिट इसमें नहीं जाएगा। Originate from a cell which
परफॉर्म सेम फंक्शन, और इसको मैंने बहुत अच्छे से देखिएगा डायग्राम दे दे के समझाया भी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बायो का PYQ सेक्शन हम लोग चल रहे हैं। आइए अगला सवाल, उत्तक क्या होता है बताइएगा। उत्तक क्या होता है? वे कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती है, बिल्कुल, परंतु दिखने और कार्य करने में भिन्न होती नहीं भाई, भिन्न नहीं होती है, समान होती है। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से भिन्न होती है, नहीं होती है। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में भिन्न होती है, बिल्कुल नहीं। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है। यस, दिस इज द राइट ऑप्शन। हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा? एडिपोज टिश्यू। और एडिपोज टिश्यू कौन सा ऊतक है? तो कनेक्टिव टिश्यू है। तो भाई एडिपोज टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? वसा ऊतक, यानी कि एडिपोज ऊतक। अब देखिए इंग्लिश नाम ही दे दिया गया ऑप्शन में, ठीक है, इसलिए इंग्लिश हिंदी में दोनों मैं आपको बोलता भी हूँ, करवा भी देता हूँ सब कुछ। इनमें से कौन सा ऊतक ऊतक की मरम्मत, तो एरियोलर टिश्यू मरम्मत करने में काम करता है, और ये स्किन और मांसपेशियों के बीच होता है, जिसको एरियोलर ऊतक कहते हैं। इनमें से कौन सा ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल था वो, ठीक है। इनमें से कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है? अभी मैंने बताया था त्वचा के नीचे यानी कि त्वचा हो गया, स्किन इपिथेलियम टिश्यू हो गया, आंतरिक यानी कि ऑर्गन यानी कि मसल हो गया, इसके बीच में कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। तो भाई कनेक्टिव टिश्यू क्या होगा? वसा ऊतक ही है ना यहाँ पे, बताइए। उपकला ऊतक है नहीं है, ये उपकला ऊतक तो यही आ गया भाई एपिथेलियम टिश्यू में ही। तंत्रिका ऊतक तो ब्रेन में चला जाइए, स्पाइनल पेशी ऊतक तो ये हो गया इंटरनल ऑर्गन, वसा ऊतक ही होगा। चलिए आगे बढ़िए। हड्डियां जो है निम्न में से किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण है? संयोजी ऊतक का उदाहरण है ये। एक विशेष जंतु ऊतक द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों का उल्लेख नीचे दिया गया है। विशेष जंतु के ऊतक द्वारा क्या क्या भाई कार्य दिया गया? ये अंग के अंदर के अवकाश को भर देता है, चलिए ठीक है, या आंतरिक अंगों को सहारा देता है, ठीक है, या ऊतकों की मरम्मत में सहायक होता है। एक विशेष जंतु ऊतक, एक विशेष जंतु ऊतक जो है, जैसे कि पेशीय ऊतक या उपकला ऊतक या वसा ऊतक या अवकाशी ऊतक, तो ऊतकों की मरम्मत में सहायक होता है। तो भाई मरम्मत में सहायक होता है कौन कौन कौन, याद करिए भाई। उसको हम क्या नाम दिया था? अवकाशी ऊतक, एरियोलर टिश्यू। वो कहाँ? अंग के अंदर के अवकाश को भर देता है, ये भी वही पॉइंट हो गया। या आंतरिक अंगों को सहारा भी देता है, अवकाशी ऊतक। अवकाशी ऊतक मतलब समझ रहे हैं क्या? ये वही ऊतक है जो बात हमने अभी किया था एरियोलर टिश्यू के बारे में, ठीक है, एरियोलर टिश्यू के बारे में, जो आपका कनेक्टिव टिश्यू में लूजली कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है। चलिए भाई इसको देख लीजिए तो और ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिएगा। ये कनेक्टिव टिश्यू कहाँ गया दोस्त? ये रहा आपका कनेक्टिव टिश्यू, ये रहा आपका। देखिए मैं इसको थोड़ा हटा देता हूं ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आ सके। देखिए ये था आपका कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ये हो गया आपका कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को फिर हमने बांटा किसमें? एक तो आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू, देखिए लूज कनेक्टिव टिश्यू का ही इसका एग्जाम्पल मैंने दिया था एरियोलर टिश्यू। और देखिए मैंने लिखा कि नहीं, या तक त्वचा और पेशी के बीच में मिलती है, फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का लाइन है दोस्त। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन एंड हेल्प इन रिपेल ऑफ टिश्यू, यहाँ के अंदर के जगहों को भरता है, ऊतकों की मरम्मत। अब देखिए एनसीईआरटी में डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखा, तो मैंने इसको भाई बहुत सिस्टमेटिक सरल भाषा में कर दिया है ताकि आप पढ़ें, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, क्योंकि एनसीईआरटी के लाइन में दिक्कत आती है, और ये चैप्टर तो आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो समझ में ही नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन आइए, निम्न में से कौन सा जो है मानव शरीर के संचालन, मूवमेंट में कौन? मस्कुलर टिश्यू, एकदम सोचना ही नहीं भाई। कौन सा ऊतक है मानव शरीर के संचालन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? तो भाई पेशीय ऊतक खोजिए कहाँ? यहाँ पे पेशीय ऊतक है, और कहाँ पेशीय ऊतक? यहाँ पे पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको दिया गया है क्या भाई? इसके साथ साथ आपको यहाँ पे दे दिया गया संयोजी ऊतक, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा, है ना, यहाँ बोला गया है, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा है। कौन सा ऊतक जो है आपका मूव, अब तो एक तो आपका मूवमेंट में आपने पढ़ लिया है, क्या पढ़ लिया आपने कि भाई हमने तो पढ़ लिया है कि इसका आंसर जो होता है क्या? पेशी होता है, यानी मस्कुलर टिश्यू मूवमेंट में हेल्प करता है। होगा देखिए संचलन यानी कि मूवमेंट में एक तो आपका पेशीय ऊतक तो आएगा, लेकिन आपका कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होना, यानी कि आप मूव कर रहे होंगे तो वो ब्रेन ही कंट्रोल करेगा, यानी कि तंत्रिका होगा इसका आंसर, ठीक है, तंत्रिका और पेशीय ऊतकों का संयोजन। निम्न में से कौन सा ऊतक, बहुत स्टूडेंट संयोजी ऊतक बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि किताब में यही आंसर दिया गया, बट इसका आप खुद से कंसेप्चुअली चीज़ों को समझिए ना। पेशीय ऊतक क्या करता है? मूवमेंट कराता है, लेकिन आपका जो मूवमेंट होगा उस मूवमेंट को कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, यानी कि जो मूवमेंट में, जो संचलन में जो भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कर रहा होगा वो ब्रेन का ऊतक ही काम करेगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा ऊतक वृक्क नलिकाओं के भित्तियों का निर्माण करती है? इजी क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। निम्न में से कौन सा ऊतक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करती है?
तो भाई देखिए संयोजिक उत्तक तो नहीं करती है, तंत्रिका उत्तक नहीं करती है, मस्कुलर टिश्यू भी नहीं करती है, उपकला उत्तक में ही मैंने आपको बताया था। चलिए तो ये आपका 2018 से लेकर 2022 तक का क्वेश्चन हो गया। और अभी लेटेस्ट पैटर्न का चलिए एक एक क्वेश्चन हम लोग 13 या 14 क्वेश्चन है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं नीचे से ही। सबसे पहले एलपी टेक्नीशियन 2024 में, इस बार जो एलपी टेक्नीशियन दोनों को कंबाइन करके मैंने रख दिया क्वेश्चन क्या है, द मसल्स यानी कि हाथ और पैरों में मौजूद मांसपेशियों को अपनी इच्छा अनुसार आप हिला रहे हैं, ठीक है ना, आपकी इच्छा अनुसार यानी वॉलंटरी एक्शन हो रहा है, उनकी गति को रोक सकते हैं, इस प्रकार की मांसपेशियों को क्या बोलेंगे भाई, तो ऐच्छिक मांसपेशियां यानी वॉलंटरी मसल करेंगे। सबसे इजी सवाल रहा ये एनिमल टिश्यू का। दो हड्डियों को एक दूसरे को जोड़ने वाले उत्तक का नाम क्या, देखिए दो हड्डियों को, दो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, दो हड्डियों को कौन कौन जोड़ता है, और ये हो गया आपका एक हड्डी जिसके ऊपर मांस जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, मसल्स जुड़ा रहेगा। तो याद करिए भाई, बी आपका बोन हो गया, बी फॉर बोन हो गया, एल फॉर लिगामेंट हो गया, ठीक है, बोन टू बोन, ठीक है, उसको जोड़ेगा कौन, एल जोड़ेगा यानी लिगामेंट जोड़ेगा। तो बोन को बोन कौन जोड़ेगा, लिगामेंट जोड़ेगा, यही बोला गया दो हड्डियों को। और बोन को मसल कौन जोड़ रहा होगा, तो भाई टेंडन यानी कि कांड्रा जोड़ेगा। निम्नलिखित कौन सा एक संयोजी उत्तक है, देखिए फिर से रिपीटेशन ये होगा, तो ब्लड इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि लिगामेंट दो हड्डियों को जोड़ता है, देखिए क्वेश्चन एक और ये भी आया आपका, तो निम्न में से कौन मांसपेशियों को हड्डियों को जोड़ता है, एलपी टेक्नीशियन 2024, तो कांड्रा यानी कि टेंडन यानी कि टेंडन को ही हिंदी में बोलते हैं हम लोग कांड्रा, लेकिन हिंदी में टेंडन दे दिया, दो ऑप्शन टेंडन दिया गया है तो परेशान नहीं होएगा, वो मेरा मिस्टेक है, टेंडन इसका सही आंसर होगा, ठीक है, बी सी दोनों सही है। निम्नलिखित में से एक कौन, देखिए टाइपिंग में हो सकता है इतना मिस्टेक यार, क्योंकि भाई समझ ही सकते हैं कितना मेहनत लगता है, क्योंकि जीके का कंटेंट भी देना और एकदम, क्योंकि हमारा जेपीएससी बीपीएससी का भी क्लास दूसरे चैनल पे चलता है जहाँ 1 लाख के सब्सक्राइबर स्टूडेंट है, और यहाँ साइंस में भी कंटेंट देना, थोड़ी बहुत चीज़ें हो सकती है आप उसको मैं, लेकिन कंसेप्ट में कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। निम्नलिखित में कौन सा संकुचन और विश्राम के कारण अंगों में गति का कारण बनता है, तो भाई मस्कुलर टिश्यू, मांसपेशीय सेल, ठीक है ना, वही ना संकुचन भी कराता है और भाई क्या कराएगा आपका विश्राम भी, रेस्ट भी कराएगा, तो कौन होगा आपका मसल्स कोशिकाएं। दिए गए विकल्प में कौन संयोजिक उत्तक का उदाहरण नहीं है, बोन्स है, ब्लड है, कार्टिलेज है, ये नहीं है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्न से कौन जो है सिकुड़ता और स्थिर होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक्सपेंशन होगा, जिसके परिणाम स्वरूप गति होती है, और इसके एक विशेष प्रकार का उत्तक होता है मांसपेशिया उत्तक, जिसको हम कहते हैं मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। शरीर के उस हिस्से को पहचान करने के लिए कहा गया है जिसमें अनैच्छिक मांसपेशियां नहीं होती है, याद करिए अनैच्छिक मांसपेशियां नहीं होती, हार्ट में होती है, फेफड़े में होती है, स्टमक में होती है, बाइसेप में नहीं होती है। चलिए अब ये क्या अनैच्छिक ऐच्छिक समझ में रहा, जो आपका कंट्रोल नहीं है जिसपे, तो भाई हार्ट का धड़कने पे आपका कंट्रोल है, लंग्स के धड़कने पे, पेट में जो डाइजेशन हो रहा है, जो मूवमेंट चल रही है, क्या आप 2 रोटी खाते तो बोलते 1 रोटी पचिए, नहीं वो तो नहीं होता, लेकिन बाइसेप पे तो आपका कंट्रोल होगा ही होगा, बिल्कुल होगा। जब कोई क्रिया या गतिविधि की जानी हो तो कौन सा उत्तक जानवरों में अंतिम कार्य करेगा, सिंपल सी बात है, क्रिया और गतिविधि की जानी हो, कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा, मोशन है, तो मस्कुलर टिश्यू। यदि रक्त एक संयोजी उत्तक है तो हड्डियां क्या भाई, वो भी एक संयोजी उत्तक ही है, सिंपल सी बात। अब ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया गया साइंस में। मानव शरीर का कौन सा भाग स्तरीकृत स्क्वेमस उपकला से बना, मतलब स्ट्रेटिफाइड स्क्यूम, तो त्वचा, याद करिए त्वचा, स्किन स्किन स्किन, एनसीईआरटी का ये सब लाइन है। ग्रास नली और मुंह की परत किससे ढकी, मैंने बार बार कहा था क्लास में पढ़ाने के दौरान भी, और मैं नोट्स दिखाता हूँ, इसीलिए दिखा रहा हूँ ना कि देखिए नोट्स को पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एकदम ये सारी चीज़ें लिख दी गई थी। देखिए यहाँ अगर आप देखेंगे ध्यान से, अगर आपको मैं दिखा देता हूँ भाई, देखिएगा यहाँ पे आपको ये रहा, देखिए फूड पाइप, मैंने कहा भी था कि आपसे कई बार पूछा, इसी को बोलते हैं ग्रास नली, ठीक है, ये आपसे पूछा, यही पूछा तो कौन सा उत्तक उपस्थित है भाई, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू उपस्थित है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू उपस्थित है। चलिए तो कहाँ गया सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, ये रहा। नेक्स्ट, तो यदि रक्त एक संयोजक तो हड्डियां भी क्या हो जाएगा भाई, संयोजक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू, यानी टोटल 13 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, ठीक है। और इधर आपका प्लांट टिश्यू का क्वेश्चन, वो भी हम आगे करेंगे, पहले प्लांट टिश्यू का 1 शॉट वीडियो हम लोग ले आते हैं, ठीक है। तो भाई देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक तो पहले ये क्लास को जरूर से जरूर अटेम्प्ट करिए, कंप्लीट करिए, खत्म करिए, 1 शॉट वीडियो बहुत शानदार लेवल पे समझाया गया, और फिर आ जाइए इस क्लास को करने, खुद से सारे क्वेश्चन को आप बनाइएगा। इसका पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप रेलवे कैंपस को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा।
और कंप्लीट साइंस आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे फोकस स्टडी विद अभी, जिसका एप्लीकेशन लिंक कमेंट सेक्शन में, फोकस स्टडी विद अभी हमारा ही एप्लीकेशन है, यूट्यूब चैनल भी है, और रेलवे कैंपस स्पेशली रेलवे के लिए, तो आपको दोनों का कोर्स वहीं पे मिलेगा फोकस स्टडी विद अभी ऐप में। ठीक है भाई, तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्लांट टिश्यू के 1 शॉर्ट वीडियो में, फिर उसके एमसीक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस तरह से सारी चीज़ें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मैं सोच रहा हूँ 1 शॉर्ट वीडियो लाऊं। तब तक के लिए धन्यवाद।